मैसेज कर दो बाकी लोगों को जरा। लेक्चर हुआ पहला? पहला दूसरा लेक्चर हुआ कि नहीं? शरफ मुबारक को करो मैसेज। मुबारक नहीं आ रहा है लेक्चर में। डायरेक्ट सेकेंड ईयर वालों को करो जरा मैसेज। कृति, कुमार, फुरकान, बामने अहमद। से पहले वाले लेक्चर में कितने लोग थे? लास्ट लेक्चर 11 से 12 में कितने लोग थे? 22 बस। तेरा दोस्त कहाँ है वो? सलमान। अब्दुल सत्तार कहाँ है वो? उसको बुला जरा लेक्चर में। ठीक है।
सर पहले चैप्टर का नोट्स मिल गया सर। कहाँ से मिला? सर वो क्या जुगाड़ किया। जुगाड़ जुगाड़। ईमेल आईडी बराबर है ना? बराबर है कि नहीं ईमेल आईडी? हाँ सर बराबर है। पहला पी कैपिटल है कि स्मॉल है? सर अभी सर सब सही है सर। मेल मिलेगा तो मुझे बताना। गूगल क्लास पे है सलमान? गूगल गूगल क्लास पे है नोट्स, जाके ले लो वहां से। ये गूगल क्लास इसको बोलते हैं। मोबाइल में ऐप डालना पड़ेगा गूगल क्लास का, समझा? फिर इधर जाने का, इधर जाएगा तो ऐसा कोड पूछेगा, ये कोड डालने का, ये कोड है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये चैप्टर 1 MWC, ये नोट्स है। हाँ मालूम है सर। हाँ तो फिर मांग रहा क्यों है? मालूम है तो। हाँ, नोट्स में देखो, स्टार्टिंग में मैंने दिया हूँ एमएसबीटी में कितनी पूछा है वो। 12 मार्क्स का चैप्टर है उस सिलेबस के हिसाब से, मगर एमएसबीटी में कितनी बार कितने मार्क्स का पूछा है? 22 मार्क्स का पूछा है वो। ठीक है, विंटर 2019 में, यानी लास्ट ईयर, जो पहला पेपर था एमडब्ल्यूसी का, आई स्कीम का, ये पहला पेपर था। फिर उसके बाद अभी समर 20 में तो एग्जाम हुआ ही नहीं। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे को केटी लगी थी इसमें, लारेप को, बाकी सब पास थे इसमें। तो वो ये 22 मार्क्स का पूछा था, और वो क्लास में बच्चे भी 22 ही थे, थर्ड ईयर के, जेईएक्स मिलाकर। उसमें से सिर्फ एक ही फेल हुआ था, लारेप, बाकी सब पास हो गए थे। और अभी समर 20 में तो उसका एग्जाम हुआ ही नहीं, लॉकडाउन। हर क्वेश्चन में उधर मैंने लिखा हूँ, आई स्कीम करके लिखा हूँ, देखो। आई स्कीम में खास करके मैंने आई स्कीम मेंशन किया हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से लिखा हूँ। ठीक है, आई स्कीम में 2 मार्क्स के लिए पूछा है, फिर ये स्कीम में 4 मार्क्स के लिए पूछा है, स्टेट द एडवांटेज ऑफ सीडीए में 2000 ओवर जीएसएम। ये आगे भी आएगा, फर्स्ट चैप्टर में भी है और फोर्थ चैप्टर में भी वापस से आएगा ये क्वेश्चन, दोनों जगह सेम टॉपिक है। ठीक है, बाकी लोग कहाँ है? फुरकान, दोनों अहमद कहाँ है? दोनों अहमद उमर दिख रहे नहीं है। ठीक है, और सलमान लेक्चर में रहने का है कि जाने का है? हाँ सलमान।
ठीक है, बहुत कम लोग हैं, 50% ही लोग हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे ये फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वही यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे उसको। फ्रीक्वेंसी रीयूज की ये डेफिनेशन। ठीक है, वापस से मैं थोड़ा सा ज्यादा रिवाइज नहीं, थोड़ा सा मैं मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। ये जो था ये क्या है, क्लस्टर है। ये 7 सेल का क्या है, क्लस्टर है। ABCDEFG, ये 7 सेल जो है, ये सराउंडिंग में 6 सेल और बीच में एक सेल है। तो ये 7 सेल का क्या है, क्लस्टर। क्लस्टर को क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। यही पूरा जो क्लस्टर है वो सेम यहाँ पर वापस से बनाया गया है। ठीक है, तो मोस्टली क्या करते हैं सेलुलर सिस्टम डिजाइन करने के लिए, ये हेक्सागोनल शेप यूज करते हैं। पूरे जियोग्राफिकल एरिया को हेक्सागोनल शेप में डिवाइड करते हैं और क्लस्टर बनाते हैं। एक बार एक क्लस्टर बन गया, यानी टोटल उनके पास जितना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रहता है उसको वो पूरे एक क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, फिर वही सेम क्लस्टर को वो लोग रेप्लिका करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। समझ में आ रही है बात। हर सेल के पास स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है। हर सेल के पास क्या रहता है, टोटल बैंडविड्थ में से थोड़ा सा छोटा सा ग्रुप निकाल के थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हर सेल को असाइन करते हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी असाइन किए हैं वो स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसको हमने क्या नाम दिए, ए। अब यही ए वापस से यहाँ पर यूज हो रहा है, मतलब सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो ये सेल में यूज हो रही है वही सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी वापस से एक दूसरी जगह पर, जियोग्राफिकली फिजिकली दूसरी जगह पर वही सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी वापस से इस्तेमाल हो रही है। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज। दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, वो मिनिमम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक फॉर्मूला है, और उसको देखेंगे अभी हम आज आगे जाएंगे तो। और ये दो जो सेल है, यानी ये भी ए है और ये भी ए है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है वही सेम ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज हो रही है। तो ये ए और ये ए, और यू कैन से ये सेल और ये सेल, ये दोनों सेल क्या है, को चैनल सेल है। को चैनल सेल, चैनल्स यानी फ्रीक्वेंसीज, चैनल्स यानी क्या कहते हैं, तो कम्युनिकेशन में चैनल, फ्रीक्वेंसी को चैनल भी कहते हैं। तो को चैनल सेल है, मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वही सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज हो रही है। यानी ये सेल और ये सेल में सिमिलरिटीज क्या है, जियोग्राफिकली अलग अलग है, फिजिकली दोनों सेल अलग अलग है, दोनों का बेस स्टेशन अलग अलग है, दोनों के इक्विपमेंट अलग अलग है, दोनों के यूजर अलग अलग है, सब कुछ अलग है, मगर दोनों के पास फ्रीक्वेंसी का जो सेट है वो क्या है, सेम है। तो सिमिलरिटीज जो है वो चैनल्स की है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम, को चैनल सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है, द डिजाइन प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड अलोकेटिंग चैनल ग्रुप्स फॉर ऑल द सेलुलर बेस स्टेशन विद इन अ सिस्टम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रीयूज। ठीक है, सेलुलर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए फ्रीक्वेंसी के सेट को, फ्रीक्वेंसी के ग्रुप को सिलेक्ट करना और अलोकेट करना। अलोकेट करने में क्या खासियत होनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सेल है इसके एडजेसेंट सेल ये है, ये ए का जो एडजेसेंट सेल है, ये 6 साइड है, तो ये 6 के 6 क्या है, उसके एडजेसेंट सेल है, नेबरिंग सेल है, बाजू पड़ोसी सेल है। तो ये पड़ोसी सेल जो है, नेबरिंग सेल, एडजेसेंट सेल, उन सब की फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे से डिसजॉइंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, डिसजॉइंट होनी चाहिए और यूनिक। यानी डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि ए की फ्रीक्वेंसी जहां पर खत्म हो रही है वहीं से सी की फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बोलेंगे हम डिसजॉइंट। ठीक है, अगर ए की फ्रीक्वेंसी जहां पर खत्म हो रही है वहीं से सी की स्टार्ट हो जाएगी तो दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, दोनों के बीच में गैप कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको कहते हैं डिसजॉइंट। यानी ए की फ्रीक्वेंसी जहां पर खत्म हो रही है वहां से सी की स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, सी की कुछ अलग रेंज से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक मतलब इसके पास अलग ग्रुप, फ्रीक्वेंसी का अलग ग्रुप है तो सी के पास अलग है, बी के पास अलग है, जी के, डी के, ई के, सबके पास अलग अलग यूनिक ग्रुप रहना चाहिए। तो ये क्लस्टर को हमने देखे थे कि क्लस्टर क्या होता है, ये कैसा हेक्सागोनल शेप से, ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखे थे कि उसका जो यूज है, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होता था, बहुत बड़े बड़े सेल बनाते थे, यानी सेल की जो फिजिकल साइज थी वो क्या थी, बहुत ही बड़ी थी, लार्ज, ज्यादा एरिया कवर करना था, इसके लिए जो टावर बनाते थे वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे टावर बनाते थे, और उसके ऊपर जो एंटीनाज रहते थे जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते थे। अब जाहिर सी बात है कि ज्यादा एरिया कवर करना है तो पावर भी ज्यादा लगेगा, तो लार्ज सेल विथ टॉल टावर एंड हाई ट्रांसमिटिंग पावर, ये पहले जनरेशन का आइडिया था। फिर सेलुलर सिस्टम ने जब ये कॉन्सेप्ट लेकर आया कि छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करो और फ्रीक्वेंसी रीयूज हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम का यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ेगा,
एडवांटेज, स्पेक्ट्रम यानी फ्रीक्वेंसी बैंड जो अलोकेट की गई है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी पहले एक ही जगह पे यूज होती थी, बस खत्म। अब एक ही फ्रीक्वेंसी एक के बदले दसों जगह पे यूज हो रही है, तो उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया, 10 टाइम्स बढ़ गया। तो मेन जो इश्यू जो था वो क्या था कि स्पेक्ट्रम कंजेशन यानी फ्रीक्वेंसी जो थी उसकी कमी थी, लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, और यूजर डे बाय डे उसके क्या होते जा रहे थे, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के, सेलुलर सिस्टम के यूजर जो है वो बढ़ते जा रहे थे, ये सिस्टम जो है वो ग्रो होते जा रहा था। ठीक है, तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट लेकर आए। फ्रीक्वेंसी रीयूज के कॉन्सेप्ट ने क्या किया, दो मेन एडवांटेज हमको दिया। एक तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का यूटिलाइजेशन बढ़ गया, उसका जो चैलेंज जो था कि उसका कंजेशन हो रहा था उसको उसने सॉल्व कर दिया, और दूसरा सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी ज्यादा से ज्यादा यूजर वो क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में उन्होंने क्या किए, तीनों चीज को रिप्लेस कर दिए। लार्ज सेल इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल सेल, टॉल टावर इज कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट टावर, एंड हाई ट्रांसमिटिंग पावर इज कन्वर्टेड इनटू लो ट्रांसमिटिंग पावर। ठीक है, एरिया कम हो गया तो पावर भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, एरिया कम हो गया तो एंटीना की हाइट की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, हाइट भी कम हो गई। ठीक है, तो सेल को हमने क्या कर दिए, छोटे कर दिए, तो छोटे छोटे सेल से हमने ये किया। अब इसमें तीन चार टर्मिनोलॉजी हमने देखे थे। ठीक है, टोटल जो डुप्लेक्स चैनल बनते हैं हमारे पास, ठीक है, जो भी स्पेक्ट्रम हमको असाइन होता है कम्युनिकेशन के लिए, उसको डिवाइड करने के बाद जो टोटल चैनल्स बनते हैं, वो टोटल डुप्लेक्स चैनल को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस। फिर उस टोटल डुप्लेक्स चैनल में से ग्रुप ऑफ डुप्लेक्स चैनल निकाल के हम हर एक सेल को असाइन करते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ चैनल्स को क्या कहते हैं, स्मॉल के। ठीक है, क्लस्टर साइज कैपिटल एन, तीन हो गए। ठीक है, फिर चौथा टोटल कैपेसिटी हमको कैलकुलेट करना है, सी, कैपिटल सी, कि टोटल सेलुलर सिस्टम यानी पूरा ऐसा 7 का क्लस्टर बनाएंगे, 12 का बनाएंगे, 17 का बनाएंगे, 19 का बनाएंगे, जितना बड़ा भी हम क्लस्टर बनाएंगे तो हर क्लस्टर में जितने सेल है उसको फ्रीक्वेंसी देने के बाद टोटल सिस्टम की कैपेसिटी कितनी रहेगी, यानी कितने यूजर्स को हमारा सेलुलर सिस्टम जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं वो कितने यूजर को हैंडल कर पाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है वो है कैपिटल सी। और एक क्लस्टर हमने बना लिए, फिर उसका हम कितनी बार रेप्लिका बना रहे हैं, कितनी बार हम उसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, कितनी बार हम उसका जेरोक्स बना रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, डेप्लीकेटेड एम टाइम्स, एम उसका सिंबल है। ठीक है, तो ये 5 टर्मिनोलॉजी है, कैपिटल एस, स्मॉल के, कैपिटल एन, कैपिटल सी और कैपिटल एम। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगर हम यहाँ पर हमने देखे थे कि अगर हम क्लस्टर की साइज को छोटी करेंगे, इफ द क्लस्टर साइज एन इज रेड्यूस, अगर क्लस्टर की साइज को कम करेंगे और सेल की साइज कांस्टेंट रहेगी, यानी सेल का जो डायमीटर है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मगर क्लस्टर की साइज हम छोटी कर दिए। क्लस्टर की साइज छोटी मतलब पहले कैपिटल एन इज इक्वल टू 12 था, तो अभी क्या हो गया, 7 हो गया, उसको हमने कम कर दिया, तो क्या होगा, हमको ज्यादा क्लस्टर लगेंगे, हमको क्या लगेगा, ज्यादा क्लस्टर बनाने पड़ेंगे, मोर क्लस्टर इज रिक्वायर्ड टू कवर द गिवन एरिया। तो उसकी वजह से जितने नंबर ऑफ क्लस्टर ज्यादा लगेंगे, यानी उतने नंबर ऑफ रेप्लिका हमको ज्यादा करना पड़ेगा, उतना रेप्लिका ज्यादा करना पड़ेगा, एम की वैल्यू बढ़ेगी तो सी की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ सी। ठीक है, सिमिलरली अगर क्लस्टर की साइज छोटी रहेगी तो को चैनल सेल जो है वो एक दूसरे के से क्या रहेंगे, करीब करीब रहेंगे, तो एक दूसरे से करीब करीब रहेंगे तो वहां पर उनके बीच में क्या आ सकता है, इंटरफेरेंस आने के चांसेस रहेंगे। अगर क्लस्टर की साइज बड़ी रहेगी, क्लस्टर की साइज बड़ी रहेगी तो को चैनल सेल्स का जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के से क्या रहेगा, दूर दूर रहेंगे, लार्ज रहेंगे। ठीक है, हम आगे ड्रॉ करके देखेंगे तब हमको और समझ में आएगा। यहाँ तक ऑलमोस्ट हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न विथ क्लस्टर साइज 7 एंड 12, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो ये एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज कैपेसिटी जैसा अभी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था, स्टार्टिंग में आपको बताया था। लिमिटेड स्पेक्ट्रम इज रिक्वायर्ड, लिमिटेड स्पेक्ट्रम रिक्वायर्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वही स्पेक्ट्रम को हम मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। सेम स्पेक्ट्रम में बी अलोकेटेड टू अदर नेटवर्क, more number of users can communicate simultaneously, channel efficiency is increase, सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ेगी,
ठीक है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम में हमारा काम हो जाएगा। एक ही स्पेक्ट्रम हम अलग अलग जगह पे उसको यूज कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं। एट ए टाइम ज्यादा लोग वही फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उसकी वजह से चैनल की एफिशिएंसी यानी चैनल का यूटिलाइजेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी रीयूज के एडवांटेजेस है, जो ऊपर का हमने टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, जो 1 से 1.5 लेक्चर से, तो उसके ये एडवांटेजेस है। अब ये 7 यानी क्लस्टर साइज 7 यानी n इज इक्वल टू 7 है। तो याद रखो, जब भी आपको बोलता है कि कोई भी क्लस्टर साइज का आपको नंबर देगा, 7, 12, 9, 17, 21, 23, कितना भी नंबर देगा, आपको मिनिमम 2 क्लस्टर बनाना है। आपको मिनिमम 2 क्लस्टर बनाना है, ठीक है, ताकि आपको चैनल सेल के बीच का डिस्टेंस बता सको। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्लस्टर बनाते हैं 7 का और छोड़ देंगे। नहीं, वो आधा सच है, आधा राइट है। वो गलत नहीं बोलेंगे हम उसको कि पूरा गलत है, मगर इट इज हाफ ट्रूथ, हाफ राइट है वो। 2 आपको बनाना है क्लस्टर मिनिमम, और उसके बीच में आपको 2 को चैनल सेल के बीच में आपको डिस्टेंस ड्रॉ करके बताना है। तो यहाँ पे देखो, ये n इज इक्वल टू 7, तो हमने 7 सेल बना लिए, ठीक है। सेंटर में हमने नाम दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके टॉप से क्लॉकवाइज हमने दिए। सेम पैटर्न का हमने यहाँ पर दूसरा क्लस्टर बनाए, और उसका नंबरिंग भी क्या है, सेम। देखो, जैसे यहाँ पर नंबर दिए हैं वैसे ही नंबर यहाँ पर दिए। समझ में आ रही बात? अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे बाजू में जो i लिखा है, i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 1, ये क्या है? तो अब ये ऐसा रेंडमली नहीं है कि मैंने एक क्लस्टर तो यहाँ पर इजीली बना लिया, फिर ये एग्जैक्ट इधर ये कैसा गया, ये 1 इधर है तो बराबर इधर ही 1 कहा, किस तरीके से पहुंचा मैं ये लोकेशन पे कैसा पहुंचूंगा? तो ये इसका एक प्रोसीजर है, ठीक है। को चैनल सेल को लोकेट करने का एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर के लिए हमको आई और जे की वैल्यू लगती है। तो वो प्रोसीजर को हम देखेंगे। फिलहाल अभी आप ये डायग्राम देख लिए, n इज इक्वल टू 7 का है, फिर यहाँ पर n इज इक्वल टू 12 का है, ठीक है। तो क्लस्टर साइज 12 है, मतलब हमारे क्लस्टर के अंदर कितने सेल रहेंगे, 12 सेल रहेंगे, 12 सेल रहेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये एक हमारा क्लस्टर बन गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो पूरा है, ये एक क्लस्टर बन गया, और इसी का रेप्लिका यहाँ पर आ गया। अब ये 1 है, ठीक है, मैंने बोला ना डिस्टेंस आपको बताना है। तो ये 12 नंबर का सेल है, और ये 12 नंबर का सेल है, ये दोनों के बीच में जो है मुझे डी बताना है, डी डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन को चैनल सेल। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम होगा, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे भी बता सकते हैं हम, कोई भी 2 सेल के बीच में आप ले सकते हो। ये 7 नंबर का है, ये भी 7 नंबर का है। उसके सेंटर से लाइन लेना है, सेल के सेंटर से लाइन लेना है, दोनों। इसके सेंटर से लिए तो इसके सेंटर से लेना है, इसके एज से लेंगे, एंडिंग एज से तो इसके एंडिंग एज से लो, इसके स्टार्टिंग से इसके स्टार्टिंग से। सिंप्लीफिकेशन के लिए सेंटर से ले लो। ये हो गया डी, डी है ये, ठीक है। इस तरीके से आपको बना के ये करना है। तो ये जो सेल है 1 नंबर का, वही सेम सेल हमने यहां पर इसको ये किया है, यहाँ पे लोकेट किया है। तो ये 1 नंबर का सेल और ये 1 नंबर का सेल दोनों क्या है, को चैनल सेल है। तो ये इसको हमने किस तरीके से लोकेट किया, तो उसका ये प्रोसीजर है कि राइट प्रोसीजर टू सिलेक्ट सेल फॉर फ्रीक्वेंसी रीयूज। राइट प्रोसीजर टू सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट सेल मतलब आपने ये क्लस्टर बना लिया। अब ये क्लस्टर में से कोई भी एक सेल सिलेक्ट करो, और उस सेल का आपको को चैनल सेल कितने मिनिमम डिस्टेंस पे आपको बनाना है, कितने मिनिमम डिस्टेंस पे वो दूसरा को चैनल सेल होना चाहिए, तो वो लोकेट करने का एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो प्रोसीजर का ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई इंटू जे प्लस जे स्क्वायर। आई और जे ये 2 वैल्यूज है, ठीक है। ये देखो जी स्कीम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, समर 15 में दिख रहा है ना,
ठीक है, आई स्कीम में भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जी स्कीम के सिलेबस में थी, मगर फिर भी आई स्कीम में वो लोग सिलेबस में नहीं है, मगर पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो ऐसा होता है, तो इसके लिए हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, वेर आई एंड जे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, सबसे मेन चीज क्या ध्यान रखना है कि आई और जे दोनों क्या है, इंटीजर वैल्यू। हमको एग्जाम में क्या देगा, जैसा यहाँ पर दिया था एन इज इक्वल टू क्या है 12, क्लस्टर साइज देगा। तो उसके ऊपर से हमको आई और जे की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्लस्टर साइज हमको दिया हुआ रहेगा एन इज इक्वल टू, हमको एग्जाम में आई और जे की वैल्यू नहीं देगा, याद रखो। ठीक है, डायरेक्टली देगा कि एन इज इक्वल टू 12, जैसा यहाँ ऊपर क्वेश्चन में दिया था 7, 12, 19, 17 जो भी है, वो क्लस्टर साइज देगा। तो क्लस्टर साइज के ऊपर से हमको आई और जे की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आई और जे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 2 पॉइंट में दिया हुआ है कि वेर आई एंड जे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, दोनों भी आई और जे जो है वो क्या रहेंगे, नॉन नेगेटिव रहेंगे और इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, यानी नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी उनकी हमेशा, आई और जे की। माइनस में 2 लेंगे, माइनस वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, एक्सेप्शनल केस एक अलग रहेगा, जहां पर क्लस्टर साइज बहुत ही यूनिक रहेगा, उस वो केस को छोड़ दो। इंटीजर वैल्यू रहेगी, यानी पॉइंट में नहीं लेना है। आई की वैल्यू हमने 1.5 ले लिए या 2.3 ले लिए, 1.9 ले लिए, नहीं, इंटीजर वैल्यू रहेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, टू फाइंड द नियरेस्ट को चैनल नेबर ऑफ अ पर्टिकुलर सेल वन मस्ट बी डू द फॉलोइंग, ये उसका प्रोसीजर है कि वो प्रोसीजर क्या रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम n इज इक्वल टू 7 का देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमको दिया हुआ है कि भाई n इज इक्वल टू क्या है 7। ये जो फॉर्मूला है, ये अब उसमें n की वैल्यू दिया है 7, तो 7 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना हमको ये 7, तो n इज इक्वल टू हो गया 7। अब हमको i और j की वैल्यू, यानी i और j की वैल्यू निकालना है। मतलब i और j की वैल्यू हमको ऐसी सिलेक्ट करना है कि इक्वल टू जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इक्वल टू जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो i की वैल्यू कितनी लेंगे और j की वैल्यू कितनी लेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो इक्वल टू 7 आएगा। LHS आर एच LHS इज इक्वल टू RHS करना है। LHS दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है। RHS को ऐसा सॉल्व करना है कि वो LHS के इक्वल में है। तो I और J की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, तो 7 आंसर आएगा। कोई बताएगा? हम्म, सर 6 और 1। हाँ, क्या बोले अहमद? 6 और 1 लेना पड़ेगा ना सर। 6 और 1, तो I मिटेगा। की वैल्यू क्या लेंगे, 6। हाँ सर। 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा ना, I स्क्वायर है ना। आएगा बोलो। I की वैल्यू क्या लेंगे, 2।
और जे की वैल्यू लेंगे 1। अभी एक इक्वेशन को सॉल्व करो, ऊपर वाले ये इसको सॉल्व करो तो आई की वैल्यू कितनी है 2। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, जे की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1, और यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 7 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या है 4, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1। कितना आएगा आंसर, कितना आएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 आया कि नहीं आया। तो आई की वैल्यू क्या होगी 2 और जे की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आई की वैल्यू कितनी है 2 और जे की वैल्यू क्या है 1। अब ये 2 और 1, ये आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 है, उसका यूज क्या होगा, वो किस तरीके से हमको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दिया है देखो, ये दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन, ये जो प्रोसीजर जो है ना, राइट प्रोसीजर टू सिलेक्ट अ सेल फॉर फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो यहाँ पर एग्जांपल उसने n इज इक्वल टू कितना बोला है 19। तो अभी 19 के लिए कितना आएगा, ये जो इक्वेशन है उसका भी कितना दिया है उसने, n की वैल्यू 7 का हमने किया, अभी 19, 19 के लिए i और j की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 3 और 1 आएगी सर, ए सॉरी 9 और 1 आएगी। लेना पड़ेगा, 4 अभी लिखा है ना 1, सामने हाँ 3 and 2, 3 and 2। ठीक है, 3 का i की वैल्यू 3 लेंगे, j की वैल्यू कितनी लेंगे 2 लेंगे। ये इक्वेशन क्या होगा हमारा, करते हैं उसको कितना आंसर आता है। तो i की वैल्यू कितनी लेना है 3, 3 का स्क्वायर 3 इंटू j की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, और j की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, प्लस 3 इंटू 2 6, प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो कितना होगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 9 19 आ गया। आई की वैल्यू 3 होगी और जे की वैल्यू 2 होगी, कब n इज इक्वल टू 19 रहेगा तब। ठीक है, अब ये हमको को चैनल सेल फाइंड करने में किस तरीके से हेल्प करेगा। तो ये 19 का क्लस्टर बनाया हुआ है ये, ठीक है 19 का क्लस्टर बना, देखो इन एग्जांपल n इज इक्वल टू 19, i इज इक्वल टू 3 एंड j इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये 19 का क्लस्टर हमने बनाया, 19 सेल का क्लस्टर ये हमने बनाया। अब ये हमारा सेंटर वाला सेल है ए, इसको हमको क्या करना है, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा करके पूरा वो 19 बनेगा। ठीक है, अभी जो सेंटर का जो हमारा पहला सेल जो है 1 नंबर का जिसको हमने ए दिया है, उसको हमको क्या करना है लोकेट करना है दूसरी जगह पर, कि ए जो है वो कहाँ पर रहेगा। तो कोई 6 ए जो है उसका शेप क्या है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल की 6 साइड होती है, तो 6 साइड होती है तो हर साइड 6 डायरेक्शन में हम उसको क्या कर सकते हैं लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये सेंटर में एक ए है और सराउंडिंग में 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 इधर और ये 3 उधर, 6 सेल है। तो कोई भी एक साइड आप चूज कर लो उसके सेंटर से। ठीक है, उसके सेंटर से कोई भी एक साइड हम चूज कर लेंगे। ये ए का क्या है सेंटर है, तो ये वाली साइड हम चूज करते हैं, ये वाली राइट साइड। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसी ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी हम बनाएंगे, उसके सेंटर से 90 डिग्री पे हम क्या करेंगे
आई सेल मूव होंगे, आई नंबर ऑफ सेल, आई के कितने सेल है, 3, आई की वैल्यू 3 आई ना, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किए, आई की वैल्यू कितनी आई 19 के लिए, आई की वैल्यू कितनी है 3 है, ये 19 के लिए आई की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हम इस डायरेक्शन में 90 डिग्री बराबर कितने सेल ट्रैवल करेंगे, 3 सेल ट्रैवल करेंगे। तो ये सेल के सेंटर से ये सेल का सेंटर एक हो गया, फिर ये सेल के सेंटर से ये सेल का सेंटर 2 हो गया, और ये सेल के सेंटर से ये सेल का सेंटर 3 हो गया। तो यहां से यहां एक सेल, यहां से यहां 2 सेल, और यहां से यहां 3 सेल। 3 सेल हमने क्यों ट्रैवल किए, सेंटर टू सेंटर, जो सेल को हमको लोकेट करना है वो सेल के सेंटर से 3 सेल एक ही डायरेक्शन में हमने ट्रैवल किए, ठीक है। 6 डायरेक्शन है हेक्सागोनल शेप के, 6 में से कोई भी डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर सकते हो, जो साइड में हमको नेटवर्क बनाना है वो साइड में हम ट्रैवल करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे तो 6 में हमको उसने करके बताया। तो ये पहले सेल, पहला जो हमारा बेस सेल है वहां से, उसके सेंटर से ये हमारा पहला सेल का सेंटर, फिर ये दूसरे सेल का सेंटर, ये तीसरे सेल का सेंटर, ठीक है। तो 3 सेल हमने ट्रैवल किए, क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी 3 थी। अब वहां से हमको क्या करना है, ये पहला वाला, मूव आई सेल्स अलोंग एनी चेन ऑफ हेक्सागोन एंड देन, आई सेल क्या करना है हमको, मूव होना है अलोंग एनी चेन, यानी हेक्सागोन की 6 चेन है, 6 साइड है, तो उसमें से कोई भी साइड में आप 6, कोई भी साइड में आप क्या कर सकते हो, आई सेल मूव हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, टर्न 60 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, टर्न 60 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वहां से 60 डिग्री हमको एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, यहां से हम मैं कितना लूंगा 60 डिग्री, यहां से कितना लूंगा 60 डिग्री, ये जो एंगल है इतना ये इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, और यहां से मैंने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, राइट टू लेफ्ट। तो यही लाइन से मैंने यहाँ पर ये इतना जो एंगल है वो मैंने 60 डिग्री का लिया, तो हमको जो लाइन मिली वो इधर मिली, या जो पॉइंट जो मिला वो इधर आया 60, यहाँ से हमने 60 डिग्री लिया तो ये पॉइंट हमको इधर मिला। अब यहाँ से हमको जे सेल ट्रैवल करना है, क्या बोल रहा हूँ, जैसा हमने टर्न 60 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज एंड मूव जे सेल, जितनी जे की वैल्यू रहेगी उतना हमको मूव करना है। तो जे की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू कितनी है 2, तो अभी 2 सेल हम मूव करेंगे सेंटर टू सेंटर, तो ये सेंटर से ये सेंटर, और ये सेंटर से ये सेंटर, तो जो सेंटर मिलेगा वो क्या रहेगा, हमारा को चैनल सेल रहेगा, ठीक है। जे सेल मूव होंगे हम, तो जे की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 सेल हम सेंटर टू सेंटर मूव होंगे, 2 सेल सेंटर टू सेंटर मूव होने के बाद हम जहां पर पहुंचेंगे वही सेल हमारा क्या होगा, को चैनल सेल होगा। समझ में आ रही है बात। उसी तरीके से हर साइड में ऐसे ही किया हुआ है सेम। अब ये परपेंडिकुलर है सीधा, तो यहाँ से 90 डिग्री में हमने 3 सेल ट्रैवल किए, फिर वहां से हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने 3 सेल ट्रैवल किए सेंटर टू सेंटर, फिर उसके बाद वहां से हमने क्या किया, ये जो स्ट्रेट लाइन ऐसी जो जाती है वहां से हमने उसका 60 डिग्री ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में ये 60 डिग्री ले लिया, फिर जे की वैल्यू ट्रैवल किए, तो ये 1 और ये 2, तो ये को चैनल सेल मिला। उसी तरीके से यहाँ पर नीचे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने आई की वैल्यू मूव हुए, एक, ये 1 सेंटर, फिर ये 2 सेंटर, और ये 3 सेंटर, ठीक है। फिर ये लाइन सीधा ऐसा स्ट्रेट जानी चाहिए थी ना, तो यहां से हमने क्या किए 90 डिग्री लाइन बनाकर वहां से हमने एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री ले लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री लिए तो यहाँ पर आया, तो यहाँ से फिर आई सेल ट्रैवल, जे सेल ट्रैवल किए, एक सेंटर और ये दूसरा सेंटर। उसी तरीके से यहाँ पर 3, ये जो लाइन थी यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज 60 डिग्री लिए, तो यहाँ पर पॉइंट मिला, तो इस पॉइंट पर 2 सेल ट्रैवल किए, यहाँ पर मिला, सेम यहाँ पर समझे।
तो ये प्रोसीजर है को चैनल सेल को लोकेट करने का। तो ये जो डायग्राम, ये एग्जाम में आपको अप्रोक्सीमेट बनाना है। एग्जाम में आपको वो एग्जैक्ट एंगल और एग्जैक्ट ये लेकर नहीं बनाना है, मगर अप्रोक्सीमेट आपका सेम होना चाहिए। एग्जैक्ट अगर आप एग्जैक्ट मतलब जितना आई और जे की वैल्यू आएगी वो तो आपको सेम लेना है। 3 सेल ट्रैवल किए तो आई का 3 सेल ट्रैवल होना चाहिए, जे की 2 वैल्यू आई तो जे का 2 सेल ट्रैवल होना चाहिए। एंगल जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, एग्जैक्ट 60 नहीं होगा, थोड़ा 19-20 होगा तो चलेगा। आपके पास अगर एंगल मेजर करने का डिवाइस नहीं है ड्रॉ करने का, तो आप अप्रोक्सीमेट लेकर आप बना सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर ये जो क्लस्टर जो बनाया गया है, तो यहाँ पर ये जो वन जो लोकेट किया है वो इस तरीके से लोकेट किया है। इस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेट लोकेट करना है। ठीक है, यहाँ ये डायरेक्शन में जो वन है, ये वन का अगर हम लेंगे तो ये इधर जाएगा 2 सेल, फिर वहां से एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो 1 सेल मूव होगा, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है तो ये यहाँ पर आएगा। ये 2 सेल हमने ट्रैवल किए, जे की वैल्यू 2 है ना, तो इसके सेंटर से इसका सेंटर, इसके सेंटर से इसका सेंटर, ये डायरेक्शन में जे की 2 वैल्यू हमने ट्रैवल कर ली है। फिर यही लाइन क्या होने वाली थी, आगे जाने वाली थी ना, यही लाइन, यही लाइन, ये इसको हम आगे लेंगे तो यहाँ से फिर हमने 90 डिग्री लिए, सॉरी 60 डिग्री लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉइंट मिला, ये डायरेक्शन मिला। तो वहां से जे की जो वैल्यू है उतना ट्रैवल किए, तो जे की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर हमने उसको लोकेट किया। तो ये अप्रोक्सीमेट लोकेट किया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ करने का, तो ऐसा 2 क्लस्टर बनाना है, अप्रोक्सीमेट लोकेट करना है और डी बनाना है। और अगर आपको ये प्रोसेस पूछता है कि भाई राइट द प्रोसीजर टू सिलेक्ट द सेल, तो ये इक्वेशन लिखना है, इसके बारे में लिखना है कि भाई ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है, फिर ये 2 स्टेप के आई सेल मूव होना है कोई भी डायरेक्शन में, फिर 60 डिग्री लेना है काउंटर क्लॉकवाइज और जे सेल मूव होना है। टोटल 3 स्टेप है। पहला तो आई सेल ट्रैवल करना है, कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर लो, आई सेल ट्रैवल करो, जितने आई की वैल्यू रहेगी उतने नंबर ऑफ सेल ट्रैवल करना है। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री लेना है और फिर जे सेल मूव होना है। तो जहां पर हम पहुंचेंगे वो हमारा को चैनल सेल होगा। ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 19 का उसने एग्जाम्पल लिया है। अभी आप सोचेंगे कि इतना बड़ा मैंने एग्जाम्पल लिया, कंफ्यूज हो रहा है। वो इतना बड़ा एग्जाम्पल इसके लिए लिए क्योंकि आगे इंटरफेरेंस का जो टॉपिक आएगा ना, उसमें यही डायग्राम वापस से यूज होगा हमको, तो उस टाइम पे हमको समझने में आसानी होगी वो इंटरफेरेंस वाले टॉपिक को, समझे। तो इसके लिए वही हमने एज अ रेफरेंस ले लिया है। ऐसा कोई भी हम ले सकते हैं। ये इतना समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? यस सर। आई की वैल्यू जो है वो आकाश, यहाँ पर तुमने जो लिखा है ना कि आई की वैल्यू 1 रहेगी, जे की वैल्यू 2 रहेगी, आई की वैल्यू जो है वो हमेशा जे से बड़ी रहेगी। आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जे, आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जे। ठीक है, ये किस तरीके से एन से आई और जे कैसा निकालना है समझ में आया? ये जो मैं यहाँ पर बता रहा था, एन की वैल्यू दी रहेगी, क्लस्टर साइज दिया रहेगा, तो उससे किस तरीके से आई और जे की वैल्यू निकालना है समझ में आया? उल्टा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, उसमें ध्यान यही रखना है कि आई की वैल्यू हमेशा जे से बड़ी रहे। देखो यहाँ पे 2 और 1 है, 3 और 2 है। ठीक है, और क्या एग्जांपल लिया था? 12 का एग्जांपल लिया है ना, वो भी सॉल्व कर लेते। 12 के लिए कितनी आएगी? 12 के लिए आई और जे की वैल्यू कितनी आएगी? 2 और 2। 2 और 2 पहले देख लिया है उसने यहाँ पर, है ना। यहाँ पे कौन बोला था 2 और 2? सलमान? मैं सर, हाँ अफवान फन। सर। हाँ देख लिए, देखे, कैलकुलेट किए? हाँ यस सर। देखे थे कि कैलकुलेट किए? नहीं सर, कैलकुलेट किया था। हाँ ठीक है, 2 और 2, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2 लेंगे तो आंसर जो है वो 12 आएगा। ठीक है, तो ऐसा 17 है, 19 है, ऐसे अलग अलग नंबर्स का पूछा है। पहले ई स्कीम जो था उसमें भी ये ऐसा पूछता था पैटर्न ड्रॉ करने का, फिर जी में भी पूछता था और अभी आई में भी पूछता है। ठीक है, तो ये ड्रॉ करने का तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, जैसा ये आ रहा है ना। एक का भी दे सकता है, 2 का भी दे सकता है। ठीक है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स एडवांटेज के है और ये एक मार्क्स इसका है। तो मिनिमम 2 क्लस्टर बनाओ, डी इंडिकेट करो। ठीक है,
और नीचे आई और जे की वैल्यू मेंशन करो। पूरा आपको सॉल्व करके नहीं बताना है, इक्वेशन लिख के डायरेक्टली आप आई और जे की वैल्यू बताएंगे। कैल्सी में भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह जैसा है, वो ऑप्शन में जाएंगे तो कैल्सी में भी आपको वो वैल्यू बता देगा। ठीक है, कैल्सी में भी आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो मैन्युअली अगर आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी इसमें। खलील कहाँ पर है? खलील, खलील था ना? सर वो जो 90 डिग्री आई को या जे को कोई भी किसी को भी ले सकते कि सिर्फ या आई को ले सकते हैं? क्या बोले? 90 डिग्री, 60 वो डिग्री? आप, हाँ सर, एक 60 डिग्री वाला है ना सर, उसमें से एक 60 हाँ, डिग्री पे रोटेट होगा, और वो और एक एक कौन सा एंगल है जो 90 डिग्री पे ट्रेस होता है? 90 डिग्री तो ये पहली वाली जो लाइन जो बनाएंगे ना हम, वो 90 डिग्री जो डायरेक्शन आप सिलेक्ट करेंगे। जैसा पहला ये साइड का मैंने एग्जांपल आपको लिया था ना, हाँ हाँ। ये साइड का, तो यहाँ पर हम ऐसा लाइन बनाएंगे उसके बराबर, ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़कर, और यहाँ से हम 90 डिग्री लाइन लेकर एक प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं उसको, ठीक है, ड्राइंग में वो प्रोजेक्शन लाइन बनाएंगे। वो प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर फिर हम सेंटर टू सेंटर ट्रेवल करेंगे आई की वैल्यू, फिर वही प्रोजेक्शन लाइन से हम एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री लेंगे अच्छा। और जे की वैल्यू ट्रेवल करेंगे। तो ये प्रोजेक्शन लाइन थी बस, और कुछ नहीं था। ओके ओके सर। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन हमेशा हम ड्रॉ करते हैं ताकि हम हमारे फाइनल ड्राइंग को बराबर से ड्रॉ कर सके, उसको प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे उसके सिस्टम कैपेसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे।